अस्सलाम वालेकुम। OIC का इजलास अरब ममालिक ने और जितनी भी इस्लामी कंट्रीज़ है उन्होंने बुलाया और उनका एजेंडा ये था कि ग्रेटर इज़राइल के ख़िलाफ़ कुछ इक़दामात कर सके और कंक्रीट स्टेप्स ऐसे लें कि जिसकी वजह से ये जो ग्रेटर इज़राइल का बदमस्त हाथी है इसको लगाम डाल सके, इसको रोके अपने मज़मूम मकासद से। और फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है या उनका जो इस्तेहसाल हो रहा है या उनकी जो नाजायज़ कब्ज़ा उनके ज़मीन पे हो रहा है उनको रोके। ये इक़दामात तो तकरीबन हम 30-40 सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन इस दफ़ा ये लोग क्या करते हैं, किस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं, देखते हैं। नेतन्याहू ने उस दिन एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने खुल कर ग्रेटर इज़राइल की मतलब हामी भरी है कि हम इस तरह, हमारा विज़न है, हमारा इस तरह प्लान है कि हम ग्रेटर इज़राइल के लिए अभी अमली इक़दामात उठाए। ग्रेटर इज़राइल की जो एजेंडा है, ये इज़राइल में दो तरह के विंग है। एक कहते हैं कि नहीं, हम इस तरह के जंग व जदल नहीं चाहते, हमारे लिए यही ज़मीन काफ़ी है। और दूसरा जो स्ट्रांग विंग है उसमें नेतन्याहू है जो वज़ीर आज़म है, केट्स है जो डिफेंस मिनिस्टर है और स्मोट्रिच फाइनेंस मिनिस्टर है। मतलब एक फुल फ्लेज कम्बिनेशन है और हुकूमत में भी है, ताकत में भी है। और यही लोग चाहते हैं कि हम ग्रेटर इज़राइल के एजेंडे को अमली इक़दामात उस पर हम कारपरमंद हो और उसको एक अमली जामा पहनाए। अच्छा, इसके लिए जो ये डिफेंस मिनिस्टर है इसने 60,000 IDF जो इज़राइली डिफेंस फोर्स है उनकी जो इनकी गज़ा जो जो सिटी है उनको उन्होंने कहा कि इसको टेक ओवर कर दे और कंप्लीट इनको कब्ज़े में ले ले ताकि हमास की जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाए और इनकी जो हरकतें हैं वो ख़त्म हो जाए। तो यही एक ज़बरदस्त तरीका है कि हम हमास को मतलब काबू कर सके। तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम भरपूर तरीके से 60,000 की फौज जो इज़राइली है उसको हम गज़ा में डिप्लाई करें और उनका कंट्रोल अपने हाथ में ले ले। दूसरी तरफ जो डिफेंस मिनिस्टर के जो फाइनेंस मिनिस्टर स्मोट्रिच, उन्होंने एक E1 सेटलमेंट इन जेरूशलम ये प्लान बनाया हुआ है। मतलब एक जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अपना काम कर रहा है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो अपना काम कर रहा है और उसके ऊपर जो शैतान बैठा है नेतन्याहू वो अपना उन सब चीज़ों को लीड कर रहा है। तो E1 सेटलमेंट क्या है? E1 सेटलमेंट ये जेरूशलम के करीब ये 3,500 हाउसेस बना रहे हैं, इंडस्ट्रियल जोन बना रहा है और टूरिस्ट स्पॉट्स हब्स ये बना रहा है। तो ये ऐसा एजेंडा है कि ये आहिस्ता आहिस्ता जो मगरबी किनारा है उनको भी अपने कब्ज़े में लेने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ फिर ये जॉर्डन और लेबनान की भी बात कर रहे हैं कि इनके भी कुछ इलाके अपने कब्ज़े में ले ले। तो ये जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है ये लोग इस चीज़ की बड़ी ज़बरदस्त मुखालफत करते थे, तो ये खुल कर ये चीज़ें नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी जो रीसेंट अटैक हुआ था हमास का, उसके बाद इन्होंने अपने जो प्लान्स थे उनमें बड़ी तेज़ी लाई और उनको मतलब ये है कि अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ज़ाहिरी लग भी ऐसा रहा है कि जो इज़राइल है वो अक़वाम मुत्तहिदा या दूसरे जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं उनके प्रेशर को अपने उसमें खातिर में नहीं ला रहा है और ये अपने एजेंडे पे अमल पेरा हैं। तो ये जो E1 सेटलमेंट है ये बड़ी तेज़ी से जारी है। इनका जो जेरूशलम है ये भी फ़लस्तीनी इलाका है, लेकिन ये रफ्ता रफ्ता इन्होंने मतलब अपना कैपिटल बनाया इसको और ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीके से इसको अपना रहा है कि
مطلب ابھی ان کو یہ اپنا علاقہ سمجھنے لگے ہیں، اور جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے یا لوگ ہیں یا اقوام متحدہ ہے وہ اس بات پہ بھی خاموش ہے۔ تو یہ جو 57 اسلامی ممالک کے جو سربراہان ہیں، جس میں اسحاق ڈار صاحب نے حصہ لیا، تو انہوں نے ابھی اس کے خلاف یہ چند پلان بنائے ہیں کہ 7 پوائنٹ کا ایجنڈا انہوں نے پیش کیا اسحاق ڈار صاحب نے، کہ فل سیز فائر ہونی چاہیے جب تک یو این ایس سی کا ریزولوشن اس کے مطابق، مطلب ایک تو سیز فائر ہونی چاہیے، دوسرا انہوں نے ایڈ ٹو سویلین اینڈ پروٹیکشن آف ایڈ ورکر، مطلب جو بھی کاتسالی آنے کا خطرہ ہے یا آ گیا ہے تقریباً، تو اس کے لیے جو ایڈ ہے وہ کھلنی چاہیے، اور ایڈ میں مدد دینے کے لیے جو ورکر مختلف تنظیموں کے آتے ہیں یا یونائٹڈ نیشن کے آتے ہیں، تو ان کی پروٹیکشن بھی لازمی ہونی چاہیے۔ دوسرا انٹرنیشنل سپورٹ، مطلب وہ سپورٹ ان کو چاہیے کہ جو UNRWA ہے، یونائٹڈ نیشن کی جو تنظیم ہے، وہ اس کو فل سپورٹ کرے۔ اور دوسرا یہ جو انٹو فورس ڈسپلیسمنٹ اینڈ سیٹلمنٹ، یہ جو زبردستی فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، سیٹلمنٹ کیا جا رہا ہے، اس کو روکا جائے۔ اور پانچواں جو ہے OIC ریکنسٹرکشن پلان فار غزہ، اور یہ مطلب جو ریکنسٹرکشن پلان ہے غزہ کے لیے اس کو عمل میں لایا جائے، اور 2 اسٹیٹ ریزولوشن جو ہے اس کو منوایا جائے، اور اکاؤنٹیبلٹی فار وار کرائمز، جتنے بھی وار کرائمز ہوئی ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ یہ انہوں نے 7 نکتے پیش کیے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے کتنا کارگر ثابت ہوتا ہے، کتنا اس پہ عمل دخل ہوتا ہے، کتنا یہ پریشر ڈالتے ہیں اسرائیل پر، اقوام متحدہ پر، یا دوسرے جو انٹرنیشنل کنٹریز ہیں ان پر یہ لوگ کس طرح یہ پریشر ڈالتے ہیں۔ اپنا خیال رکھے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔